So in last lecture, what we have discussed? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? सिर्फ सीपीटी, सीटीपीटी. सो मेजरिंग ट्रांसफार्मर जो है, जो अपन यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, सीटी और पीटी, उसका क्या फंक्शन है वो अपन ने देखे थे. और लास्ट में एट द लास्ट फक्त लास्ट में अपन ने देखे थे कि इंट्रोडक्शन डिस्टेंस रिले का, और जिसमें मैंने बताया था डिस्टेंस रिले मीन्स एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, इट इज ए इम्पीडेंस रिले. सो वेयर द रिले इज मेजरिंग द इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम. और वो एग्जांपल इस सर्किट में बताया भी था मैंने कि कैसा वो यूज हो रहा है. ये इम्पीडेंस ZL है, लोड इम्पीडेंस. तो रिले कब ऑपरेट करेगा? जब नॉर्मल कंडीशन में ZL की वैल्यू रहेंगी वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू इसमें रहेंगी. तो जब फॉल्ट होगा देन द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन विल बी चेंज होगा. मतलब वो क्या होगा? कम होगा. क्योंकि कैसा कम हो रहा है? V/I है वो. तो फॉल्ट हो रहा है तो वोल्टेज कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली जो Z है वो चेंज कम होगा और वो ये सेंस करेगा. उसके बाद ये ट्रिपिंग सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर. और ये भी बताया था कि जो रिस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोटेक्टेड जोन है उसी में का रिले ऑपरेट होना चाहिए. नहीं तो अदरवाइज अगर जोन के बाहर अगर फॉल्ट हो गया तो ये रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए. उसके लिए उसके रीजन का जो सर्किट ब्रेकर है वही ऑपरेट होना चाहिए, सो दैट only the faulty section of the system will be isolated and the healthy section will be restored as normal. ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं आज. डिस्टेंस टाइप रिले के एक्चुअली दो टाइप है जो इम्पीडेंस मेजर कर रहा है. वन है डेफिनेट डिस्टेंस रिले एंड अदर वन इज टाइम डिस्टेंस रिले. तो डेफिनेट डिस्टेंस रिले इज ये क्या है? इट इज इंस्टेंटेनियस रिले. इंस्टेंटेनियस रिले फॉर द फॉल्ट अप टू प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द रिले. प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस उसका डिसाइडेड है और उसको इंस्टेंटेनियस वो ऑपरेट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस. क्योंकि अगर समझ लो 50 किलोमीटर की अगर लाइन है और ये अपन ने ये रिले लगाया है डेफिनेट डिस्टेंस रिले, तो उसमें वो 48 किलोमीटर के बाद अगर फॉल्ट हो रहा है या फिर 1 किलोमीटर के बाद फॉल्ट हो रहा है, वो जो है इंस्टेंटेनियस ऑपरेट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस. तो वो रिले है, वो है डेफिनेट डिस्टेंस रिले. देन अदर टाइप ऑफ रिले इज द टाइम डिस्टेंस रिले. तो टाइम डिस्टेंस रिले नाम में से उसका समझ में आ रहा है अपने वो क्या है. टाइम डिस्टेंस रिले मींस इसमें क्या कर रहा है वो टाइम डिस्टेंस के हिसाब से टाइम डिसाइड कर रहा है. अगर रिले के पास अगर फॉल्ट हो रहा है सो रिले विल बी ट्रिपिंग एट द लेस टाइम. और अगर लार्ज डिस्टेंस पे अगर उसके फॉल्ट हो रहा है, जैसे एग्जांपल अपन ने लिए, अगर 48 किलोमीटर पे फॉल्ट हो रहा है तो वो थोड़ा समय लगेगा ट्रिप होने के लिए. और अगर 2 किलोमीटर के ऊपर फॉल्ट अगर हो रहा है तो वो समय कम लेगा ट्रिप सिग्नल देने के लिए. So it depends on time and distance. So that's why it is a time distance relay. So in which the time of operation is proportional to the distance from fault from the relay point. Proportionate है, directly proportionate है. मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो टाइम भी कम होगा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑफ रिले या फिर डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट फ्रॉम द रिले. टाइम और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. इसमें और कौन कौन से टाइप है इसमें, या फिर उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, इस प्रकार उसका कंस्ट्रक्शन है. बीम टाइप अपन ने देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप में बीम टाइप एक रिले था, उस प्रकार उसका कंस्ट्रक्शन है. ये बीम है, प्यूलेटेड बीम, उसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 मेजरिंग ट्रांसफार्मर जो है वो लगे हुए हैं. एक है अपना करंट ट्रांसफार्मर और एक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को ये लगा हुआ है, दूसरे में ये सीटी लगा है. आर्मेचर इसका यहाँ पे लगाया हुआ है परमानेंटली, आर्मेचर यहाँ पे फिटेड है और ट्रिप जो सिग्नल है वो ऊपर में दिया हुआ है. ठीक है, तो बीम है मतलब वो जिस तरीके से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑपरेट करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे वो उस तरीके से ऑपरेट करेंगे. तो अगर इस तरह हो रहा है तो ट्रिप सिग्नल को, ये अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रिप
ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और वो सिग्नल देंगे। सो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ द प्यूलेटेड बीम, टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एनर्जाइज्ड रिस्पेक्टिवली बाय करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर in the protective circuit. The armature of the two electromagnets are fixed at the, अब इसमें ऑपरेशन कैसे होगा जनरली, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन दी व्हाट वी कैन से, जो वोल्टेज की जो कॉइल है वो उसमें जो पावर डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल कंडीशन में उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जब फॉल्ट होगा एट फॉल्ट कंडीशन करंट ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जहां पे करंट कॉइल लगी हुई है वो एनर्जाइज होंगी और वो टिल्ट करेंगी बीम को उसके तरफ। जैसा वो टिल्ट होगा वो ऊपर के ट्रिप जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होंगे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्रिप कॉन्टैक्ट है, ये अगर जैसा फॉल्ट हो रहा है करंट अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है, ये एनर्जाइज हो रही है, ये आर्मेचर को इस प्रकार टिल्ट कर रहा है। जैसा टिल्ट होगा ये ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। नॉर्मल ऑपरेशन में इसका रिस्ट्रेनिंग पावर जिसको कहते हैं अपन, जैसे स्प्रिंग लगाते हैं ये रोक के रख रहा है उसको। यहाँ पे वेट, काउंटर वेट भी अगर बोल सकते हैं अपन, फॉर एग्जांपल ये काउंटर वेट इस तरह से एडजस्ट किए है कि ये जो है वो बीम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा। सो अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द पुल ड्यू टू द वोल्टेज एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द करंट एलिमेंट, so therefore the relay contact remains open. However, when the fault occurs in the protected zone, ये प्रोटेक्टेड जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस रिले में अपने प्रोटेक्टेड जोन पहले बताया मैंने, उसके जोन में अगर हो रहा है तभी ऑपरेट होना चाहिए। द अप्लाइड वोल्टेज टू द रिले डिक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीज होगा अगर फॉल्ट हो रहा है, तो पहले बताया मैंने जिस जगह पे फॉल्ट हो रहा है तो वोल्टेज डीप होता है और करंट जो है वो इंक्रीज होता है। So the applied voltage to the relay decreases whereas the current increases. The ratio of voltage to current, which is the impedance, ratio of voltage to current is impedance, falls below the predetermined value. ठीक है, it is also a कौन सा रिले, impedance रिले, impedance टाइप ऑफ रिले, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको अदर नेम जो है ओम मीटर भी बोलते हैं, अपने ओम मीटर होते हैं। इंपीडेंस क्या है, इट इज अ यूनिट उसका ओम ही है एट द एंड, तो ओम मीटर भी उसको कभी कभी कहा जाता है। इट इज इंपीडेंस रिले और द ओम रिले। सो देयरफॉर द पूल ऑफ द करंट, therefore the pool of the current element will exceed that due to the voltage element and this causes beam to tilt in the direction to close the trip contact. ठीक है, नॉर्मल सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है उसका। बीम लगाया हुआ है, दोनों जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर सॉरी पीटी और सीटी जो है दो बाजू में लगे हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में वोल्टेज जो प्रोवाइड हो रहा है नॉर्मल वोल्टेज, उससे वो वहां पे उसका जो फोर्स है वो ज्यादा रहने वाला है, मतलब वो बीम को सेम पोजीशन में रखेगा। जैसा फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट होने के बाद वोल्टेज डीप हो रहा है तो ये वैल्यू कम हो रही है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो करंट वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एनर्जाइज हो रहा है और वो आर्मेचर की तरफ उसको टिल्ट कर रहा है। जैसा वो टिल्ट होगा वो ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो इट इज अ अब इसका रिलेशन देखो कैसा है। पूल ऑफ द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज का जो प्रोपोर्शनेट है जो पीटी में लगा हुआ है वो वी स्क्वायर। सो आई स्क्वायर और वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनेट है। सो इक्वेशन क्या बन रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है। सो इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, अभी ये इक्वेशन कब रहेगा, ये साइन जो दिखा रहा है ये इक्वेशन कब रहेगा, ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन और द फॉल्ट। जब फॉल्ट होगा तब ये रिलेशन रहेगा या फिर नॉर्मल ऑपरेशन में रहेगा। हाँ, करंट बढ़ेगा, मतलब जब फॉल्ट होगा तब ये कंडीशन रहेंगी। तो बिफोर नॉर्मल ऑपरेशन में क्या रहेगा, दिस साइड इज हायर, तो जब फॉल्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है, दिस एलिमेंट ज्यादा हो रहा है, उसके बाद उसको रीअरेंज करे v बाय जेड, तो z जो लेस होगा इस वैल्यू से k2 बाय k1। सो k2 बाय k1 देखो नीचे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k1 एंड k2 डिपेंड्स अपॉन द एम्पियर टर्न ऑफ द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितने एम्पियर टर्न्स अपन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर से वो चेंज होगा। बाय प्रोवाइडिंग द टैपिंग ऑन द कॉइल द सेटिंग वैल्यू ऑफ द रिले कैन बी चेंज। ठीक है, तो जितने भी रिले अपने में पहले से बता रहा हूँ कि रिले में अपने को करंट टैपिंग्स अपन प्रोवाइड करते हैं कि अपने को वही सेम रिले कितने कितने एम्पियर के लिए यूज कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखना है अपने को उसके हिसाब से ये फैक्टर K2 और K1 डिसाइड होगा, जिस वजह से आपकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू आप जो उसमें सेट कर रहे हो इंपीडेंस की कि ये वैल्यू के नीचे अगर इंपीडेंस की वैल्यू गई तो ऑपरेट होना चाहिए, वो डिसाइड हो। ठीक है, अब उसी का टाइप दूसरा जो टाइप है, ये पहला कौन सा था? कौन सा टाइप था? दो टाइप देखे ना, ये टाइप देखे थे अपन ने, कहां से देख लो स्टार्ट, ये डेफिनेट डिस्टेंस रिले, ये जो अभी देखे वो डेफिनेट टाइम डिस्टेंस रिले है, जिसमें टाइम जो है वो फिक्स है, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होने वाला है। सेकेंड टाइप है टाइम डिस्टेंस इंपीडेंस रिले, जहां पे टाइम एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना टाइम कम रहेगा। एट टाइम डिस्टेंस इंपीडेंस रिले is one which automatically adjusts its operating time according to the distance of the relay from the fault point. Automatically adjust कर रहा है, इसलिए operating time T is directly proportional to V by I, which means directly proportional to impedance, which means it is directly proportional to the distance. ठीक है, तो operating time of the relay is directly proportional to the distance of fault from the relay point या फिर relay location. इसमें कंस्ट्रक्शन में देखो अभी ये कौन से टाइप का है? वैट मीटर टाइप जो रिले देखे थे अपन ने वही है, पर उसके एडिशनल में दूसरा और उसके उसी के स्पिंडल के ऊपर दूसरा एक कंस्ट्रक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपन क्या क्या दिया हुआ है? स्कीमेटिक अरेंजमेंट टिपिकल इंडक्शन टाइप डिस्टेंस रिले, इंडक्शन में आ रहे थे, तीन टाइप में से एक वैट मीटर था। इट कंसिस्ट ऑफ द करंट ड्रिवन इंडक्शन एलिमेंट, करंट ड्रिवन इंडक्शन एलिमेंट, ये वाला नीचे वाला, सिमिलर टू द डबल वाइंडिंग टाइप इंडक्शन ओवर करंट रिले। तो स्पिंडल क्या करेंगे, स्पिंडल कैरिंग द डिस्क, क्या हो रहा है ये स्पिंडल में? देखो ये स्पिंडल लगा हुआ है, यहीं पे इससे से कनेक्टेड डिस्क है, मतलब जैसे डिस्क रोटेट होंगी ये स्पिंडल भी रोटेट होने वाला है, और ये ऊपर का उसके साथ ये एलिमेंट जो लगाया अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी रोटेट होगा। मतलब डिस्क के ऑपरेशन के साथ वो ये ऊपर का ट्रिपिंग सिग्नल ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, तो इसके वर्किंग देखेंगे अपन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में। अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन, जब कुछ भी फॉल्ट नहीं हुआ है तब क्या हो रहा है? द पुल ऑफ द आर्मेचर इज मोर देन दैट ऑफ द इंडक्शन एलिमेंट। कहां पे आर्मेचर लगा हुआ है? सोलेनोइड टाइप अपन ने देखे थे, ये पीटी से सिग्नल आ रहा हुआ है और ये आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, और ये मूव होने के बाद इसको ट्रिप सिग्नल दिया हुआ है। उसके इंपॉर्टेंट और एक चीज क्या है, यहां पे स्प्रिंग कपलिंग दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, जब ये डिस्क रोटेट होंगी वो स्प्रिंग टाइटन या लूजन होना स्टार्ट करेगा, उसका टाइटनिंग और लूजिंग होना स्टार्ट करेगा। जब इसका स्प्रिंग में टेंशन इतना ज्यादा जब हो जाएगा तब जाके इसको वो मूव कर पाएगा। जब तक वो स्प्रिंग में टेंशन नहीं आ रहा है वो इसको मूव कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो डिस्क रोटेट होंगे, उससे स्प्रिंग टाइटन या लूज होने वाला है, और उसके हिसाब से फिर ये प्लंजर जो है वो ऑपरेट होगा और वो सिग्नल डिस्क रोटेट होने के बाद वो ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से वर्किंग है। सो वर्किंग में क्या हो रहा है पहले देखो,
अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशन द पुल ऑफ द आर्मेचर इज मोर देन दैट ऑफ द इंडक्शन एलिमेंट. इंडक्शन एलिमेंट कौन सा है? नीचे जो वैट मीटर टाइप लगा हुआ है, ई टाइप और यू टाइप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, वो है अपना इंडक्शन एलिमेंट, और ऊपर का जो है वो आर्मेचर. एंड हेंस द ट्रिप सर्किट कॉन्टैक्ट रिमेन ओपन. However, on the occurrence of the short circuit, the disk of the induction current element starts to rotate करना स्टार्ट करेगा at the speed depending upon the operating current. जितना अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, मतलब ज्यादा सीवियर अगर फॉल्ट हुआ तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट रहेगा, तो ज्यादा फास्ट रोटेट करेंगे. सीवियर फॉल्ट अगर नहीं रहा तो वो स्लोली रोटेट करेंगे. तो स्पीड डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें आ रहा है. So as the rotation of the disc proceed, the spiral spring coupling is wound till the tension of the spring is sufficient to pull the armature away. ठीक है, मैंने बताया जब तक वो टेंशन इतना नहीं हो जाएगा कि उसको पुल कर पाएंगे, तब तक वो वाउंड होते रहेगा. पोल ऑफ द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट, जो मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, यहां से वो उसको ऑपरेट करेंगे. Immediately this occurs, the spindle carrying the armature and bridging piece moves rapidly in response to the tension of the spring and trip contact are closed. ठीक है, जैसा उतना टेंशन हो जाएगा वो ऑपरेट करेगा और ट्रिप कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा. इट मींस क्या रहेगा, किस कैसा ऑपरेट हो रहा है, नीचे का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है. डिस्क कितने स्पीड में रोटेट हो रही है उसके हिसाब से आपका टाइम भी डिसाइड होगा. कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें आ रहा है, उतने स्पीड में वो रोटेट होंगी, उतना स्प्रिंग जल्दी जल्दी फॉर्म करेगा, उतना टेंशन प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से वो ट्रिपिंग सिग्नल देगा. दिस ओपन्स द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन. इसमें देखो, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग करंट निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग. दो चीज इसमें हो रही है, एक तो कंट्रोल स्प्रिंग का भी स्पीड रहने वाला है क्योंकि कितना समय लगेगा उसको, वो है, और दूसरा ऑपरेटिंग करंट. बट इसमें अभी क्या कर रहे हैं अपन, जो स्प्रिंग से रिलेटेड जो समय लग रहा है वो निगलेक्ट कर रहे हैं. मींस जितना भी ऑपरेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके करंट के ऊपर. So also the time of operation of the relay is directly proportional to the pool of the voltage excited magnet and hence to the line voltage. PT में कितना वोल्टेज आ रहा है, ये PT यहां से कनेक्टेड है. यहां पे वोल्टेज कितना आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें वो PT से जो वोल्टेज आ रहा है वो एक्साइट कर रहा है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को. ठीक है, सो करंट का जो अपन इंपीडेंस कर रहे हैं, तो जितने अभी डिस्टेंस टाइप ऑफ रिले में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट कंपोनेंट रहने वाला है और दूसरा वोल्टेज कंपोनेंट रहने वाला है. सो इसमें जो लोअर पोर्शन है वो करंट कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है इंडक्शन टाइप में, और जो यहां से आ रहा है आपको वोल्टेज कंपोनेंट. तो ये दोनों तरफ से आपको कितनी वैल्यू मिल रही है उसके ऊपर से उसका फंक्शन ऑपरेट होने वाला है. अगर ये लोअर नहीं हुआ, क्योंकि फॉल्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कम वैल्यू होंगी, तब जाके ये जो फोर्स अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कम होगा उसका. ठीक है, ये बढ़ेगा ये कम होगा, तब ये यहां से घूमेगा और इसको ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करेगा. सो वोल्टेज एलिमेंट और करंट एलिमेंट दोनों अपने को देखना इसमें जरूरी है. द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू करंट. ये हो गया, यहाँ पे वोल्टेज पे डिपेंड करेगा. देयरफॉर द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले वुड वेरी V by I, that is as a distance relay. So V by I वोल्टेज और करंट की जो रेशियो है उसके हिसाब से वो इंपेडेंस चेंज होते रहेगा. उससे प्री डिटरमाइंड वैल्यू से अगर कम वैल्यू हो रही है तो वो रिले ट्रिप करेगा. ठीक है, सो ये कौन से टाइप का था, टाइम क्या नाम है उसका, अभी बता रहा हूं फिर भी भूल रहे हो. दो टाइप थे, टाइम डिस्टेंस इंपीडेंस रिले, और पहला कौन सा था, डेफिनेट टाइम. ये हो गए दोनों डिस्टेंस के ऊपर. इसके बाद का जो ये है जो रिले जो है वो है, उसको कहते हैं अपन मो रिले.
इसके बाद का जो है ये दो हो गए। उसके बाद ये है मो रिले। मो रिले मतलब कौन सा रिले होगा ये? मोग इसका यूनिट होता है एडमिटेंस का, ठीक है। तो ये इट इज इनवर्स ऑफ इंपीडेंस रिले। इसमें भी एक्चुअली करंट और वोल्टेज कंपोनेंट ही वो मेजर कर रहा है, बट इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए वो इसमें क्या कर रहा है, अभी तक अपन वी बाय आई कर रहे थे, इसमें वो आई बाय वी कर रहा है, ठीक है। इट्स एडमिटेंस, उससे उसका नाम है मोर रिले। इट इज नॉट इंपीडेंस रिले, इट इज अ मोर रिले। सो इसमें क्या है देखो, इन दिस रिले द पोल्स 1 2 3 आर एनर्जाइज बाय द वोल्टेज। जितना भी रिले रहने वाला है इंपीडेंस का मैंने बताया, वोल्टेज और करंट दोनों फैक्टर चाहिए। तो ये रिले में क्या हो रहा है देखो, ये कॉइल 1 2 और 3 तीनों वोल्टेज से एनर्जाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस लगा है, इंडक्टर लगाए हुए। कैपेसिटेंस क्यों लगा है? उसमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए पोल के बीच में, क्योंकि तीन अलग अलग पोल है। ये कंस्ट्रक्शन किसके जैसा है? बेसिक अपन ने देखे थे वो कप टाइप इंडक्शन रिले, ठीक है। इंडक्शन रिले का ही टाइप है वो, पर कप टाइप है। सो ये तीन जो कॉइल है ये वोल्टेज से एनर्जाइज हो रही है, और ये 4 नंबर की जो कॉइल है ये करंट से एनर्जाइज हो रही है। मतलब सीटी में से जो सिग्नल आ रहा है उससे एनर्जाइज हो रही है। और ये रोटर है, कप टाइप में अपन ने देखे थे, जो कोर सेंटर में रहने वाला है वहां पे रोटर है, उसमें हॉलो रोटर है और एक कोर लगी हुई है परमानेंट, और जो हॉलो रोटर है वो रोटेट होगा। उसी से अटैच उसने ट्रिप सिग्नल या फिर ट्रिप कॉन्टैक्ट उसको कॉन्टैक्ट किया हुआ है। मतलब आपके रोटर जैसी रोटेट होंगी, उसमें ट्रिपिंग, और नॉर्मल कंडीशन में वो नॉर्मल इसमें रहेगा। अगर ये ऑपरेट हो गए तो ये ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करें। सो इसमें क्या दिया देखो, in the relay poles 1 2 3 are energized by the voltage coil. The voltage through the polarized coil produce flux in the capacitor. The capacitor is connected, provide the phase shift. Capacitor ये लगा हुआ है यहाँ पे। The left pole number 4 is energized by the current which is operating quantity. Operating quantity obviously fault होने वाला है तो current ही change होने वाला है, तो current is operating quantity. कंस्ट्रक्शन सेम है उसका, नीचे नहीं हो रहा है इसमें और ना। Here the rotor is hollow cylindrical type which turns around its axis. Inside the rotor stationary coil is there और hollow rotor है, जैसे मैंने बताया वो रोटेट करेंगे, उसके हिसाब से उसका ऑपरेशन होगा। इसका वर्किंग कैसा है इसमें हुआ है, पीपीटी में देखते हैं, पीडीएफ में देखते हैं, मतलब आसानी जाएंगे अपने, दिखेंगे अभी आप। Rotor is hollow cylinder type which turns around its axis. Inside the rotor stationary core is there. The rotor field is produced by operating the coil flux and polarized flux. दो फ्लक्सेस रहने वाले, इंडक्शन टाइप है तो ऑब्वियसली रोटर और स्टेटर के जैसे उसके रखे हुए। जो यहाँ पे स्टेटर में अपन 4 कॉइल है, उसमें से 3 वोल्टेज के ऊपर है और एक करंट के ऊपर है। करंट इज एक्चुएटिंग क्वांटिटी, मेन जो डिफरेंस दे रहा है। रोटर फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटिंग द operating coil flux and polarized flux. This rotating field induces current in the cup to produce the necessary driving torque which closes the trip contact circuit breaker. The relay operation depends upon the polarized flux because of the voltage and operating flux because of the current. करंट से जो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पोल नंबर 4 में जो लगा हुआ है वो, और तीनों पोल पे जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है वो, ये दोनों में से
जो जनरली अपने को टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए अपन इंडक्शन में भी देखते हैं, दो फ्लक्सेस यूज होते हैं, एक तो रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स, वही कंसेप्ट में है। तो एक करंट की वजह से हो रहा है और दूसरा जो वाइंडिंग लगी हुई है जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है उसकी वजह से हो रहा है। सो फ्लक्स इसलिए वहां पे रोटर फ्लक्स बोला है और दूसरा ड्राइविंग फोर्स का जो फ्लक्सेस बोला है वो बोला है उसने। So the relay operation depends upon the polarized flux because of voltage and operating flux because of the current. Hence the ratio I by V, that is the admittance. Hence it is called a Moore relay. ठीक है। सो यहाँ पे भी दो फ्लक्सेस है, वोल्टेज के और करंट से। सिर्फ डिफरेंस इसमें है कि इसमें अपन इंपीडेंस ना मेजर करते हुए इसमें एडमिटेंस मेजर कर रहे हैं, आई बाई वी मेजर कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू प्री डिटरमाइंड अपन सेट करेंगे, उससे अगर कम हो रही है तो फिर वो रिले को ट्रिप सिग्नल, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे रिले। ठीक है। सो कितने टाइप हो गए फिर डिस्टेंस टाइप ऑफ रिले के? तीन है। पहला हाँ टाइम डिस्टेंस रिले, और तीसरा है मोर रिले। दो इसमें इंपीडेंस मेजर कर रहे हो, तीसरे में एडमिटेंस मेजर कर रहे हैं। इसके बाद का जो है वो है डायरेक्शनल रिले। अब डायरेक्शनल रिले की क्या जरूरत पड़ रही है? डायरेक्शनल रिले की क्या जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शनल रिले मतलब अगर पावर फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, उसमें अगर डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर करंट का डायरेक्शन चेंज अगर हो गया है, तो भी वो भी काय में आएगा। इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल कंडीशन। सो ये एबनॉर्मल कंडीशन करने के लिए भी अपने सेंस करने के लिए भी एक रिले चाहिए। तो वो जो करता है वो है डायरेक्शनल रिले, जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे वो सेंस करके अपने को बताता है। सो दिस टाइप ऑफ रिले ऑपरेट्स व्हेन द पावर इन द सर्किट फ्लोज इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, या फिर अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। Unlike a non-directional overcurrent relay, the directional power relay is so designed that it obtained its operating torque by interaction of magnetic field derived from the both voltage and current source of the circuit it protects. So इसमें भी वोल्टेज और करंट का पोर्शन रहने वाला है एज इन केस ऑफ द इंपीडेंस रिले। दस दिस टाइप ऑफ रिले इज एसेंशियली कौन से टाइप करेंगे? वैट मीटर टाइप। आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस टाइप ऑफ रिले में वैट मीटर जो कंस्ट्रक्शन है, जो ई और यू शेप में है, वो कंस्ट्रक्शन दोनों में दिखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क सेट up in the relay depends upon the direction of current relative to the voltage with it is associated. कितना वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से करंट कितना फ्लो होगा, दोनों का कोरिलेशन इसमें भी रहने वाला है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इंडक्शन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है जो डिस्टेंस में अपने को दिख रहा था, बट इसमें दो एलिमेंट है। वन इज डायरेक्शनल एलिमेंट एंड अनदर वन इज नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। सो ऊपर का पोर्शन आप देखो, ऊपर में भी सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम ही दिखेगा। ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको डायरेक्शनल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे का जो पोर्शन है वो आपको नॉन डायरेक्शनल पोर्शन प्रोवाइड कर रहा है। दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये देखो इसकी वाइंडिंग, और ट्रिप सिग्नल कहां पे प्रोवाइड हो रहा है? देखो ट्रिप सिग्नल कहां से मिल रहा है अपने को? फ्रॉम दी नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल जो एलिमेंट है वहां से मिल रहा है। और इसको सिग्नल कहां से मिल रहा है? कहां से ऑपरेट होगा वो? कब ऑपरेट होगा? नीचे वाला जो करंट या नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट है कब ऑपरेट होगा? जब तक डायरेक्शनल एलिमेंट ऑपरेट नहीं होगा तब। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, यहां पे वो क्लोज होगा ट्रिप सिग्नल, यहां पे क्लोज होने के बाद इसको सप्लाई आने वाला है। सो अनलेस द डायरेक्शनल एलिमेंट इज ऑपरेटेड, नीचे का नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट ऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है। यहां पे सिग्नल देखो कहां से आ रहा है, ये इसके अक्रॉस सीटी से आ रहा है, और ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे पीटी से सिग्नल आ रहा है। मतलब वो जो वोल्टेज जो है वो पीटी से ले रहा है। तो पहले यहाँ पे वो चेक करेगा, अगर फॉल्ट हो रहा है और उसने अगर डिटेक्ट किया तो फिर वो नीचे में सिग्नल प्रोवाइड करेगा और फिर ट्रिपिंग सिग्नल जाएंगे। सो द डायरेक्शनल ओवर करंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू रिले एलिमेंट्स,
माउंटेड ऑन कॉमन केस, डायरेक्शनल एलिमेंट एंड नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, सो ये नीचे वाला नॉन डायरेक्शनल है, दोनों ओवर करंट रिले चाहिए, पर इट इज नॉन डायरेक्शनल और इट इज अ डायरेक्शनल। कंस्ट्रक्शन जो है दोनों का सेम है, पर वो अलग अलग पोर्शन में किया हुआ है। इट इज असेंशियल डायरेक्शनल एलिमेंट जो है वो ऊपर वाला जो है पहला, it is essentially a directional power relay which operates when the power flows in a specific direction. The potential coil of this element is connected to the potential transformer, ऊपर लगा हुआ है, मैंने बताया यू शेप में जो सप्लाई आया हुआ है, ये वाला, ये वाले पोर्शन की हो रहा है पहले, इथे डायरेक्शनल एलिमेंट। The potential coil of the element is connected to the potential transformer to the system voltage. The current coil of the element is energized through a CT by the circuit current. This winding is carried over the upper magnet of the non-directional element. अपर मैग्नेट ऑफ द नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। सीटी कहां पे आ रहा है देखो, करंट इसका ऊपर वाले का लोअर पोर्शन और इसका अपर पोर्शन, ये दोनों के बीच में सीटी को सप्लाई आ रहा है। Trip contact 1 and 2 of the directional elements are connected in series with the secondary circuit of the overcurrent element, सीरीज में लगा हुआ है। Therefore, the lateral element cannot start to operate until its secondary circuit is completed. जब तक उसका secondary circuit नहीं होगा complete, तब तक वो operate नहीं करेंगे। So, in other words, the directional element must operate first. That is, contact number 1 and 2 should be connected या close in order to operate the overcurrent element. So, ऊपर का पहले operate होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ऊपर में ऑपरेट नहीं होने वाला है और उसकी वजह से नीचे का भी ऑपरेट नहीं होगा। जैसा फॉल्ट हो रहा है पहले ऊपर का ऑपरेट करेगा, मतलब डायरेक्शनल फॉल्ट डिटेक्ट करेगा और फिर नीचे का ओवर करंट रिले वो ऑपरेट करेगा। नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट जो है नीचे का पोर्शन जो है वो उसमें क्या हो रहा है देखो, इट इज एन ओवर करंट एलिमेंट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, जो अपन अभी तक देख रहे थे इंडक्शन टाइप ऑफ वही टाइप का है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। A spindle of the disc of this element carries moving contact which closes the fixed contact after the operation of directional element. It may be noted that the plug setting bridge is also provided. Plug setting bridge मतलब जो स्पिंडल और स्प्रिंग का जो पोर्शन है वो भी इसमें रहने वाला है, पर वो डायग्राम में नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर ज्यादा वो तो कॉम्प्लिकेशन से आपको समझेगा नहीं, इसलिए वो लिखा हुआ है कि उसके बैक साइड में जो इसके पहले वाली इसमें देखे अपन ने स्प्रिंग जो पोर्शन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, वो पोर्शन भी इसमें है। सो plug setting bridge is also provided in the relay for current setting but has been omitted in the figure for clarity and simplicity. The tappings are provided on the upper magnet of overcurrent element and are connected to the bridge. ठीक है, ये इसमें समझ में आया क्या हो रहा है। दो पोर्शन है, एक डायरेक्शनल प्रोवाइड कर रहा है और एक नॉन डायरेक्शनल है। ऊपर वाला जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक नीचे वाला ऑपरेट नहीं होगा। वोल्टेज जो है वो अपर पोर्शन में दे रहे हैं अपन, और सीटी जो है वो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं वहां पे कनेक्टेड है। ऊपर वाले के नीचे वाले पोर्शन में एक कॉइल है उसकी, और नीचे वाला जो अब इसका ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन में क्या है। Under the normal operating condition, the power flows in the normal direction in the circuit protected by the relay. Therefore, directional relay means upper element does not operate, thereby keeping the overcurrent relay unenergized. ठीक है, अपर पोर्शन में नॉर्मल ऑपरेट हो रहा है तो ट्रिप सिग्नल क्लोज नहीं होंगे, और वो ऑपरेट नहीं हो रहा है तो ओवर करंट रिले को वो सिग्नल नहीं देगा। जब फॉल्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है देखो, however when the short circuit occurs there is a tendency for the current or the power to flow in the reverse direction. Should this happen, the disc of the upper element rotates to bridge the fixed contact. This completes the circuit for the overcurrent relay. And moving contact attached to the close to the trip circuit. This operates the circuit breaker which isolate the faulty section. The two relay elements are so arranged that the final tripping of the current controlled by them is not made till the following condition are satisfied. उसमें फॉलोइंग जो कंडीशन है जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो ऑपरेट नहीं होंगी। क्या क्या कंडीशन रहेंगी उसमें, क्या लगता है आपको क्या रहेंगी कंडीशन?
कब तक ट्रिप नहीं करेगा वो? पहला तो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन रहेंगी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? करंट फ्लोज इन डायरेक्शन सच एज टू ऑपरेटर डायरेक्शन एलिमेंट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तभी ऑपरेट होगा, ये पहला कंडीशन हो गया। करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन एक्सीड द प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू, क्योंकि वहां पे वोल्टेज कंपोनेंट लगा हुआ है, तो प्रीसेट वैल्यू, आप जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा, वो वोल्टेज की जो ये है वैल्यू वो भी कम होने वाली है, तो उससे कम नहीं जब तक नहीं होगा तब तक वो ऑपरेट नहीं करेंगे। excessive current persist for a period corresponding to the time setting of the overcurrent relay। मतलब टीएसएम जो है आपका, जो मैंने बताया, प्लग सेटिंग भी लगे हुए हैं जो स्प्रिंग में, उसमें अपन टाइम डिले जितना देके रखे हैं, टीएसएम जितना डिसाइडेड हुआ है उतने समय तक के लिए अगर करंट फ्लो हो रहा है तभी वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रांजिएंट के वक्त भी ये पोजीशन आ सकती है। कनेक्ट ट्रांजिएंट मतलब क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रही है, तो वो इट इज नॉट अ फॉल्ट। कभी कभी वो फ्लिकरिंग नॉर्मली भी हो सकती है स्विचिंग की वजह से, तो वो समय पे भी करंट कभी अदर डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, तो इसीलिए उसमें टाइम डिले देना पड़ेगा कि इतने समय इतने सेकंड के लिए है, अगर ये हो रहा है तो रिले ट्रिप करना है, अदरवाइज अगर उतने समय के लिए नहीं हो रहा है तो रिले ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्शन देखना है, उसका प्रीसेट वैल्यू की करंट देखना है, और तीसरी चीज उसमें टाइम देखना है, कितने टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है। इसके बाद है अपना डिफरेंशियल रिले। अब डिफरेंशियल रिले का जो कंसेप्ट है अपन इसमें देखेंगे। तो अभी डिस्टेंस रिले का समझ में आया। आज क्या डिस्कस किया अपन ने इन टूडेज लेक्चर? वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ रिले और प्रोटेक्शन। वन इज द इम्पीडेंस टाइप ऑफ रिले, और जिसको डिस्टेंस टाइप ऑफ रिले के लिए यूज कर रहे हैं अपन। इसमें दो तीन टाइप थे, डेफिनेट टाइम था, उसके बाद था टाइम बेस्ड था, और तीसरा था मोर टाइप, मोर रिले, जिसमें अपन एडमिटेंस इम्पीडेंस और एडमिटेंस के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिले डिस्कस किए, इट इज अ डायरेक्शनल रिले, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हो रही है तो रिले ट्रिप करेगा, वो स्टडी किए दोनों। इसमें जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आप देखोगे तो इट इज अ इंडक्शन टाइप ऑफ रिले, जो अपन ने अर्लियर में जब इनिशियली क्लासिफिकेशन देखे थे तो वहीं पे था एक अट्रैक्शन आर्मेशन टाइप और इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन के अलग अलग टाइप जो थे वो उसमें है। पहले इसमें अपन ने मूविंग आयरन वाला भी देखे, उसके बाद कौन सा देखे, वैट मीटर वाला जो टाइप था वो देखे, और एक इसमें अपन ने कप टाइप इंडक्शन टाइप में देखे। तो इंडक्शन टाइप ऑफ जितने रिले थे वो उसमें यूज किए। और इसमें नॉन डायरेक्शनल में भी अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, वैट मीटर टाइप, वैट मीटर टाइप, जिसमें ई और यू शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए हुए। ठीक है, सो इतना किसी को डाउट अभी इतना दो जो रिले देखे अपन ने। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले जनरली अपन अल्टरनेटर जो रहता है या फिर ट्रांसफार्मर जो रहता है सिस्टम में, उसके लिए अपन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।